हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसक्यूएल क्वेरीज। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं जो आपका टर्म 2 में आने वाला है। और एट प्रेजेंट जो है वो हम हमारी डाटाबेस वाली यूनिट को कवर अप कर रहे हैं। ऑल्दो आईपी और कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस है। आपको लगेगा कि आईपी में जो है वो बहुत ही कम सिलेबस आ रहा है डाटाबेस का, जबकि कंप्यूटर साइंस में बहुत वास्ट सिलेबस है। बट द थिंग इज कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ने 11th में कभी डाटाबेस पढ़ा नहीं है। उनका बिगनिंग ही जो है अभी 12th क्लास में हो रही है, इसलिए उनके सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यहीं पर कवर अप हो रहे हैं। लेकिन जो आईपी के स्टूडेंट्स हैं वो 11th क्लास में ऑलरेडी डाटाबेस पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डाटाबेस के वो सब 11th क्लास में कवर अप कर लिए हैं। उनके सिर्फ जो एडवांस वाले टॉपिक हैं वो आपके 12th में के सिलेबस में मैंशन मिलेंगे। लेकिन जो एडवांस टॉपिक हैं उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेसिक कमांड्स में ही जो है एडिशनल पार्ट और ऐड हो जाता है एडवांस्ड ऑपरेशंस के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने 11th में अच्छे से स्टडी नहीं किया था या उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे या फिर जो है उन्होंने उस टाइम पे पढ़ा था बट अब वो चीज़ें ध्यान नहीं है या याद नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हम सेम सीक्वेंस जो है वो कवर अप कर रहे हैं। इसमें आपका आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों का सिलेबस जो है वो कवर हो रहा है। साथ ही साथ जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के, वो भी यहाँ से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो साथ साथ करवाएंगे। डाटाबेस का जो है हमने चैप्टर 11 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सारा थ्योरेटिकल पार्ट था जिसमें आपने रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो हमारा 12th पार्ट है, इसमें 12th पार्ट में हमने बिगनिंग में पढ़ा कि जो MySQL सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल के लिए, उसमें कौन कौन सी टर्म होती हैं, कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं, उसके सिंटेक्स क्या होते हैं, कमेंट्स, नल, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास से जो है हम प्रॉपर क्वेरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम साथ साथ प्रैक्टिकली भी करेंगे। आपके सिलेबस में क्योंकि MySQL सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो MySQL सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करवाऊंगी। आप यहाँ सामने स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि आपके सामने जो है सैम्पल डाटाबेस वाली जो ये थ्योरी पार्ट है वो ओपन है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि कैसे आप डाटाबेस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो जहाँ से आपने एसक्यूएल लिया है। बट आई वुड सजेस्ट कि ये डाटाबेस हम खुद से ही क्रिएट करें। लेकिन आपका जो ये चैप्टर है 12th चैप्टर, इसमें आपकी बिगनिंग में सिर्फ सेलेक्ट क्वेरीज और इजीएस्ट क्वेरीज हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में जो है आप पढ़ेंगे कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स में डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं। इस चैप्टर में आपको ये गिवन है कि आपके पास टेबल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, आपको सिर्फ उन पे क्वेरीज अप्लाई करनी है कि उनसे आपको डाटा कैसे रिट्रीव करना है। यहाँ पे ये सैम्पल डाटाबेस को जो है वो डाउनलोड करना है, उसमें जो टेबल्स हैं वो मेंशन करनी है। तो ये काम मैंने आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें हमारे पास दो टेबल्स हैं, मैनेजर टेबल है ये, और ये जो है ये आपकी पेट टेबल है। इन दोनों टेबल्स पे आप क्वेरीज जो है रन करेंगे, और इसके बाद जो आपकी मेन क्वेरीज स्टार्ट होंगी वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, डेट इज मेकिंग सिंपल क्वेरीज। यहाँ पे आप यहाँ पे ये देख भी सकते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि मैं अभी आपको ये पार्ट क्यों नहीं करवा रही हूँ। यू विल नीड नॉट टू डू इट फॉर योर You will need to do it for your home machines only. In your school labs, your teacher keep everything ready for you. Just give it a thought how much extra work they do to make your learning effective and fruitful. तो यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट जो ये काम है डाटाबेस को की टेबल्स का, ये काम जो है वो टीचर्स ने ऑलरेडी आपके लिए करके रखा होता है, क्योंकि बिगनिंग में आप जो है सिंपलेस्ट क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। अगर डायरेक्टली हम आपको ये बताएंगे कि डाटाबेस कैसे क्रिएट हो रहा है, उसमें टेबल्स जो हैं वो कैसे क्रिएट हुई हैं, टेबल में डाटा वैल्यू कैसे इंसर्ट हुई हैं, तो वो आपके लिए जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसलिए बिगनिंग में जो है आपके लिए ऑलरेडी डाटाबेस भी क्रिएटेड है, टेबल्स भी क्रिएटेड है, और उनमें डाटा भी एंटर्ड है। आपको उन टेबल्स से डाटा रिट्रीव करना सीखना है। जब आपको रिट्रीवल की जो क्वेरीज हैं वो समझ आने लगेंगी, आपको समझ आने लगेगा टेबल्स में डाटा किस फॉर्मेट में कैसे कैसे होता है, उसके बाद जो है हम आपको टेबल्स की क्रिएशन सिखाएंगे। तो मैं आपके लिए MySQL भी साथ साथ ओपन कर लेती हूँ।
हम MySQL में कमांड लाइन पे वर्क करेंगे, तो हम कमांड लाइन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो पासवर्ड मांगता है, तो मैं पासवर्ड जो है वो एंटर कर देती हूँ। ये देखिए हमने पासवर्ड एंटर किया और ये जो है हमारा अब प्रिपेयर है क्वेरीज को रन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ये दिखा देती हूँ कि डाटाबेस, जब भी हम एसक्यूएल में काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है वो ये कि आपको मेंशन करना है कि आप कौन से डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। अब हम बिल्कुल आपके बुक की तरह चलेंगे, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि आपके डाटाबेस का नाम जो है वो क्या है। तो आपके डाटाबेस का नाम जो है वो मैनेजरी है। मैंने सेम इसी नेम से जो है आपका डाटाबेस क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे आपको हम उस डाटाबेस को ओपन कर लेंगे, यूज मैनेजरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है दैट डाटाबेस चेंज, यानी कि अब आप मैनेजरी डाटाबेस को यूज करने के लिए रेडी हैं। तो सबसे जब भी हम MySQL को ओपन करते हैं, फर्स्ट थिंग जो हमें करनी होती है वो हमें क्या करनी होती है कि हमें ये हमें अपना डाटाबेस ओपन करना है जिस डाटाबेस को हम यूज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन सी टेबल्स इसमें हैं। ये देखिए यहाँ पे शो टेबल्स की कमांड से हम ये चेक कर सकते हैं कि आपके डाटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो मैं वो आपको एक बार दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे शो टेबल्स कमांड रन करेंगे और ये देखिए यहाँ पे आपके पास दो टेबल्स हैं इस डाटाबेस में, इवेंट एंड पेट। दोनों टेबल्स का डाटा आप एक बार मैच कर सकते हैं। अभी आप इस क्वेरी को समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं जब आपकी बुक में टर्म वाइज टर्म आएंगी तो मैं आपको करवाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि जो आपकी बुक में टेबल यूज़ हो रही हैं, सेम वही टेबल मैंने आपके लिए प्रैक्टिकली क्रिएट करके रखी हैं ताकि आपको क्वेरीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट। तो ये देखिए ये आपकी पेट टेबल जो है वो डिस्प्ले हो गई है और आप इसे अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। आपकी बुक में ये पेट टेबल है जिसमें सारा ये पूरी आपकी पेट टेबल यहाँ पे शो हुई है, जिसमें आपके पास 6 कॉलम्स हैं, नेम, ऑनर, स्पीशीज, बर्थ, डेथ। यहाँ पे आप देखिए आपके में भी पूरे 6 कॉलम्स हैं, नेम, ऑनर, स्पीशीज, सेक्स, बर्थ एंड डेथ। ये 6 के 6 कॉलम जो आपकी बुक में थे वही यहाँ पर मेंशन है। डाटा भी आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए आप डाटा मैच कर सकते हैं। नेम कॉलम में जितनी एंट्रीज हैं वही मैंने आपको यहाँ पर एंटर की हैं। ऑनर में, स्पीशीज में, ये सारा सेम है। सिमिलरली आप इवेंट टेबल का भी चेक कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इवेंट। ये देखिए ये इवेंट टेबल का डाटा है, आप इसे भी बुक से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये आपकी इवेंट टेबल है, यही सेम टेबल मैंने क्रिएट की है, यही सारा डाटा जो है आपका यहाँ पर है। ये देखिए आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है हम अपनी क्वेरीज रन करना जो है वो स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ मेकिंग सिंपल क्वेरीज। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ दिखाया है कि जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये डाटाबेस और टेबल्स कैसे क्रिएट हुई ये आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी हम बुक से स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे जो जो क्वेरीज आपकी आती हैं। टू फुली यूज द पावर ऑफ एन RDBMS यू नीड टू कम्युनिकेट विद इट। RDBMS की पावर को यूज़ करने के लिए हमें उसके साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। अ पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद इट इज़ मेकिंग क्वेरीज। और डाटाबेस से कम्युनिकेट करने का जो सबसे पावरफुल तरीका है वो है उससे क्वेरीज करने का। डेट इज़ आस्किंग द RDBMS टू शो योर डिज़ायर्ड डाटा इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट। हमें जो डाटा चाहिए उसे अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करवाना जो है वो सबसे बड़ी टास्क है। दिस थिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू सेलेक्ट कमांड। और ये जो प्रोसेस है ये सेलेक्ट कमांड के थ्रू किया जाता है।
Coming sections are going to describe the uses of SQL select command to make simple queries. और ये जो सेक्शन आने वाला है इसमें आप select command की हेल्प से simple queries जो हैं वो रन करना सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो कि हम डाटाबेस को एक्सेस कैसे करते हैं। Before you start making queries upon the data in tables of database, you need to open the डाटाबेस फॉर यूज़। तो इससे पहले कि आप डाटाबेस पे कोई भी क्वेरी रन करें उसके लिए आपको डाटाबेस को ओपन करना ज़रूरी होता है। फॉर दिस आफ्टर लॉगिंग इनटू MySQL you need to issue a command that is use database name। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये करके भी दिखाया था कि जैसे ही हम MySQL में लॉगिन करते हैं पासवर्ड डालने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डाटाबेस को ओपन करना पड़ता है ताकि हम उस पर कमांड्स जो हैं वो इशू कर सकें। तो फर्स्ट कमांड जो हमें इशू करनी होती है डाटाबेस को ओपन करने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए, तो वो क्या होती है, यूज़ डाटाबेस नेम की। और हमने यहाँ पे कौन सा डाटाबेस यूज़ किया था, मैनेजरी, डेट इज़ यूज़ मैनेजरी। आपको पता ही है कि SQL में हर कमांड जो है वो सेमीकोलन से फिनिश होती है, तो यूज़ कमांड, डाटाबेस नेम एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन। For example, we want to work on our sample database, namely Managery. So we shall write the following command after logging into MySQL. तो MySQL में लॉगिन करने के बाद हम क्या कमांड लिखेंगे, यूज़ मैनेजरी। यही सेम कमांड जो है मैंने अभी आपको रन करके दिखाई थी। और इसके बाद आपका मैसेज क्या आ जाता है, डाटाबेस चेंज्ड। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो यूज़ है ये अपर केस में है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी लास्ट क्लास में आपने फर्स्ट जो पार्ट था चैप्टर 12 का उसमें हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम जितनी भी हमारी कमांड्स हैं वो सब हम कैपिटल लेटर्स में मेंशन करेंगे, लेकिन SQL जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो इसलिए SQL की कमांड्स को आप अपर केस में लिखें या फिर लोअर केस में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Once the database manager is opened for use, you can start issuing the command that you will be learning in a short while from now। तो एक बार आपका डाटाबेस ओपन हो गया है यूज़ के लिए, तो अब आप उस पर कमांड्स जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो कमांड पढ़ने जा रहे हैं वो है सेलेक्ट कमांड। ऑल्दो आपने प्रैक्टिकली ये देखी भी है, लेकिन मैंने वहाँ आपको इस कमांड के बारे में कुछ नहीं समझाया। मैंने आपको बताया ही था कि हम स्टेप बाय स्टेप जैसे बुक में है वैसे ही प्रोसीड करेंगे। The select command of SQL lets you make queries on the database। SQL में select command की हेल्प से आप डाटाबेस को क्वेरी कर सकते हो, यानी कि डाटाबेस से कुछ भी पूछ सकते हो। कोई भी डाटा अगर आपको डाटाबेस से रिट्रीव करना है तो वो हम हमेशा select कमांड के थ्रू ही करते हैं। A query is a command that is given to produce certain specified information from the database tables। जब भी हमें डाटाबेस टेबल्स से कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, हमें कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी होती है, तो हम उसे क्वेरीज की फॉर्म में कमांड देते हैं। There are various ways and combinations a select statement can be used into। select statement जो है वो बहुत तरीके से, बहुत combinations के साथ जो है वो यूज़ की जा सकती है। It can be used to retrieve a subset of rows or columns from one or more table। select कमांड की हेल्प से आप एक टेबल से या फिर मल्टीपल टेबल्स से डाटा को रिट्रीव कर सकते हो। अगर आपको किसी एक टेबल से डाटा चाहिए आप सिंगल टेबल से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक साथ मल्टीपल टेबल्स की रोज़ या कॉलम्स को एक्सेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको एक साथ सारी रोज़ डिस्प्ले करवानी है या फिर आपको सिर्फ कुछ रोज़ डिस्प्ले करवानी है, कुछ कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं, सारे कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस अकॉर्डिंग अपनी सेलेक्ट कमांड को यूज़ कर सकते हो। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड एज गिवन बिलो। जो सेलेक्ट स्टेटमेंट की सबसे कॉमन फॉर्म होती है वो आपको यहाँ दी गई है, डेट इज सेलेक्ट आफ्टर डेट। ये सेलेक्ट आपकी कमांड हो गई। इसके बाद आप प्रोवाइड करते हैं कॉलम नेम्स। जो कॉलम आपको डिस्प्ले करवाने हैं वो कॉलम्स के नेम आप यहाँ पर मेंशन करते हो।
जितने कॉलम आपको डिस्प्ले करवाने हैं उन सब के कॉलम्स के नाम मेंशन करने के बाद आप एंड में क्या मेंशन करते हो, किस टेबल से आपको वो कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं, क्योंकि आपके डाटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हैं। तो सेलेक्ट के साथ आप कॉलम नेम्स प्रोवाइड करोगे, आपको सिंगल कॉलम डिस्प्ले करवाना है या मल्टीपल कॉलम्स, उन सबके नाम आप यहाँ मेंशन करोगे और वो सारे नाम जो है वो कोमा से सेपरेट होंगे। ये यहाँ पे आपको अगर सिंटैक्स में कोई भी डाउट हो तो ये सिंटैक्स के कैसे स्पेसिफाई किया है ये आपको बताया गया था। आपको क्वेरी में ऐसा नहीं लिखना है जैसे यहाँ मेंशन्ड है। ये आपको सिर्फ क्या बता रहा है कि एक कॉलम नेम जो है वो कंपलसरी है सेलेक्ट के साथ देना। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं तो आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शनल है। डॉट 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 ट्रिपल डॉट जो है इसका क्या मतलब है कि मल्टीपल टाइम्स ये कॉलम नेम जो है वो रिपीट हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सबसे सिंपलेस्ट सी चीज़ क्या है कि सेलेक्ट के बाद जो जो कॉलम आपको डिस्प्ले करवाने हैं आप उनका नाम लिखेंगी कोमा से सेपरेट करते हुए, और उसके बाद जो है फ्रॉम क्लोज और उसके बाद टेबल का नाम मेंशन करेंगे जिस टेबल से आपको उन कॉलम्स को डिस्प्ले करवाना है। सेलेक्टिंग कॉलम्स, हम डाटाबेस से कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। For example, if you want to view only the information of two columns, name and honor of table pet, you may write your query as। आपके पास pet टेबल थी, मान लीजिए आपको उस pet टेबल से सिर्फ और सिर्फ नेम और ऑनर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आप क्या क्वेरी देंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा ऑनर फ्रॉम पेट। तो सेलेक्ट के साथ हमने कॉलम नेम्स दे दिए, हमें दो कॉलम डिस्प्ले करवाने थे नेम और ऑनर, तो नेम कॉमा ऑनर और उसके बाद जिस टेबल से हमें डिस्प्ले करवाना है डेट इज फ्रॉम पेट। तो ये हम एक बार प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर पेट टेबल जो थी वो आपके सामने थी, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सेलेक्ट, हमें कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करवाने हैं, नेम, और हमें कौन सा कॉलम डिस्प्ले करवाना है, ऑनर। कौन सी टेबल से डिस्प्ले करवाना है, फ्रॉम पेट, सेमीकोलन एंड एंटर। तो अब ये देखिए पेट टेबल का नेम कॉलम और ऑनर कॉलम दोनों के दोनों कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो गए हैं। सिमिलरली मान लीजिए आपको इस टेबल का, हम पहले देख लेते हैं कि इस टेबल में जो है कौन कौन से कॉलम्स थे। मैं आपको एक बार पूरी टेबल जो है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारी पेट टेबल है जिसमें हमारे पास 6 कॉलम्स हैं, नेम, ऑनर, स्पीशीज, सेक्स, बर्थ एंड डेथ। तो नेम और ऑनर वाले कॉलम्स जो हैं ये आप ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हैं जो डिस्प्ले हुए थे। सिमिलरली मान लीजिए आपको सिर्फ बर्थ कॉलम डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आप क्या कमांड देंगे, सेलेक्ट बर्थ फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा, पेट, उसके बाद सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये आपका बर्थ कॉलम आ गया। मान लीजिए आपको डेथ कॉलम डिस्प्ले करवाना है, तो सेलेक्ट, इसके बाद कॉलम नेम डेट इज डेथ, उसके बाद फ्रॉम क्लोज एंड देन टेबल नेम डेट इज पेट, सेमीकोलन एंड एंटर। तो आपका ये डेथ कॉलम हो गया। अब एक चीज और, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं पूरी कमांड को एक ही लाइन में लिख रही हूँ, आपकी बुक में उस कमांड को 2 लाइन्स में दिया हुआ है। तो आप कमांड को कितनी भी मल्टीपल लाइन्स में ब्रेक कर सकते हो, उससे कोई इश्यू क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए वो अलग अलग लाइन में दी हुई है कि सेलेक्ट क्लोज एक लाइन में लिखा है, फिर फ्रॉम क्लोज जो है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा है। आप चाहो तो प्रैक्टिकली भी इसे ऐसे ही लिख सकते हो, सेलेक्ट नेम कॉमा ऑनर, उसके बाद फ्रॉम क्लोज आप नेक्स्ट लाइन में मेंशन कर दीजिए फ्रॉम टेबल पेट, सेमीकोलन एंटर। तो ये आपका सेम वही आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो गया। मान लीजिए आपको नेम, ऑनर, बर्थ एंड डेथ चारों कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं, तो उसके लिए आप कमांड क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा ऑनर कॉमा बर्थ कॉमा डेथ। उसके बाद हम टेबल नेम मेंशन करेंगे जिस टेबल से हमें डिस्प्ले करवाना है, डेट इज फ्रॉम पेट,
सेमीकोलन एंड एंटर। तो उस टेबल के ये चारों कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए। तो चलिए बुक से देख लेते हैं आगे क्या गिवन है इसमें। Then MySQL will produce the adjacent result which is based on the PET table of Managed database as shown in table 12.2। तो यहाँ पे ये टेबल 12.2 में जो है वो आपको रिजल्ट शो किया गया है उस क्वेरी का कि पेट टेबल से नेम और ऑनर कॉलम जो है वो डिस्प्ले हो गए हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ यू वांट टू सी द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलम्स नेम, honor and species from the table PET, then you will write the command select name, honor, species from table PET। तो अगर आपको 3 कॉलम डिस्प्ले करवाने हैं तो आप उन तीनों कॉलम्स का नाम यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। मैंने आपको और भी कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले करके दिखाए थे, बट अगर आपको स्पीशीज भी डिस्प्ले करके चेक करना है आप ये कर सकते हैं। हम कमांड मेंशन करेंगे सेलेक्ट, इसके बाद कॉलम नेम्स देंगे डेट इज नेम, ऑनर एंड स्पीशीज। उसके बाद हम टेबल नेम मेंशन करेंगे डेट इज फ्रॉम पेट, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए नेम, ऑनर और स्पीशीज तीनों कॉलम्स जो हैं वो हमारे डिस्प्ले हो गए। नाउ ये था जब हमने कॉलम्स को सिलेक्ट किया था कि हमें 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम अगर वो सब चाहिए। अब अगर हमें किसी टेबल के सारे कॉलम डिस्प्ले करवाने हैं, सेलेक्टिंग ऑल कॉलम्स, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्ट्रिक सिंबल यूज करते हैं। इफ यू वांट टू सी द एंटायर टेबल दैट इज एवरी कॉलम ऑफ टेबल, you need not give a complete list of column. The asterisk can be substituted for a complete list of column as follows। तो अगर आपको किसी टेबल के सारे कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाने हैं तो उस केस में आपको टेबल के सारे कॉलम्स के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपली कॉलम नेम के प्लेस पे एस्ट्रिक सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एस्ट्रिक जो है वो ऑल को रिप्रेजेंट करता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, अगर आपने ये कमांड दी है तो उस केस में क्या होगा, पेट टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। दिस विल डिस्प्ले ऑल द रोज प्रेजेंट इन द पेट टेबल। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, रोज तो डिस्प्ले होंगी ही, बेसिकली एस्ट्रिक जो है वो कॉलम्स के लिए है कि जितने कॉलम्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। रोज तो अगर आपने यहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम जो भी सिलेक्ट किया होता उस केस में भी आपकी उस कॉलम की सारी रोज जो हैं वो डिस्प्ले होती। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, दिस विल डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स प्रेजेंट इन द टेबल। प्रैक्टिकली ये आप पहले ही देख चुके हैं जब मैंने आपको पूरी टेबल दिखाई थी। हम दोबारा से रन कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले ही जब आपको दिखाया था कि मैंने टेबल्स ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट कर ली हैं, तो तब भी मैंने आपको यही कमांड यूज करके जो है टेबल्स शो की थी। अगर आपको इवेंट टेबल भी चेक करनी है उसके सारे कॉलम्स, तो उसके लिए भी हम यही कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इवेंट। तो ये हमारी इवेंट टेबल जो है वो डिस्प्ले हो गई। नाउ रीऑर्डरिंग कॉलम्स इन क्वेरी रिजल्ट। जो आपने रिजल्ट आपका आ रहा है सेलेक्ट कमांड की हेल्प से, अगर आपको उस रिजल्ट के जो कॉलम्स हैं उन्हें रीऑर्डर करना है तो आप वो कैसे करेंगे। व्हाइल गिविंग अ क्वेरी द रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड इन एनी ऑर्डर। हम जब भी क्वेरी लिखते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो हम किसी भी ऑर्डर में ऑब्टेन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गिव सेलेक्ट स्पीशीज नेम सेक्स फ्रॉम पेट, द रिजल्ट विल बी हैविंग स्पीशीज एज द फर्स्ट कॉलम, नेम एज द सेकेंड कॉलम एंड सेक्स एज द थर्ड कॉलम। जबकि आपकी टेबल की जो ऑर्डरिंग है वो अलग है, लेकिन अगर आपने जो कॉलम्स दिए वो जिस सीक्वेंस में आप मेंशन करेंगे आपका रिजल्ट उसी सीक्वेंस में डिस्प्ले होगा। विल बी डिस्प्लेड एज शोन बिलो। तो यहाँ पे आपको ये शो किया गया है टेबल में। सबसे पहले क्या डिस्प्ले हुए है, स्पीशीज कॉलम, देन नेम कॉलम एंड देन सेक्स कॉलम। आप प्रैक्टिकली इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो इवेंट टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट। तो यहाँ पे आपके कॉलम्स की ऑर्डरिंग क्या है, पहले नेम, फिर ऑनर, फिर स्पीशीज, देन सेक्स, देन बर्थ, देन डेथ। और जब भी आप क्वेरी लिखेंगे तो आपके जो रिजल्ट है वो किस बेसिस पे होगा,
जिस फॉर्मेट में आपने कॉलम्स के नाम को स्पेसिफाई किया है। मान लीजिए आप डेथ कॉलम को सबसे पहले मेंशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो रिप्रेजेंट होगा वो होगा आपका डेथ कॉलम। जो भी आपने बुक में एग्जाम्पल पढ़ा आप उसे रन करके देख सकते हैं। सेलेक्ट स्पीशीज कॉमा नेम कॉमा सेक्स फ्रॉम पेट, एंटर किया तो यहाँ पे आपका उसी सीक्वेंस में आप देखिए आपका जो डाटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली मान लीजिए आपको ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए आप रिवर्स ऑर्डर में उनके नेम मेंशन कर दीजिए। सबसे पहले डेथ कॉलम, देन बर्थ कॉलम, स्पीशीज, then honor and then name. After that you will specify the table name, सेमीकोलन एंड एंटर। अब आप देख सकते हैं आपके कॉलम्स जो हैं वो किस सीक्वेंस में प्रिंट हुए। ऑल्दो जब आप स्टार की हेल्प से टेबल डिस्प्ले करवाते हैं तो आपके जो कॉलम्स की सीक्वेंस है वो सेम होती है जिस सीक्वेंस में आपने उन्हें क्रिएट किया होता है। You can write the column names in any order and the output will be having information in exactly the same order. जिस ऑर्डर में आप कॉलम्स के नाम मेंशन करेंगे अपनी कमांड के अंदर, उसी ऑर्डर में जो है आपके कॉलम्स डिस्प्ले होंगे। Select species name sex from pet, ये वही ऊपर वाली कमांड ही जो है वो दोबारा से रिपीट की गई है और उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे शो हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डाटा, कि अगर आपकी टेबल में रिडंडेंट डाटा है तो उसे आप कैसे जो है रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। रिडंडेंट का मतलब होता है रिपीटेड, यानी कि अगर आपकी वैल्यूज जो हैं रिपीट हो रही हैं और आपको रिपीटेड वैल्यू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, जो एक दूसरे से अलग हैं, सिर्फ वही डिस्प्ले करवानी है, तो वो जो है आप कैसे कर सकते हैं। By default, data is selected from all the rows of the table. By default जो है क्या होता है, डाटा सभी रोज से सेलेक्ट होता है। Even if the data appearing in the result gets duplicated, भले ही जो डाटा है वो डुप्लीकेटेड हो रहा हो, लेकिन फिर भी आपका डाटा जो है वो सभी रोज से डिस्प्ले होगा। The distinct keyword eliminates duplicate rows from the result of a select statement. जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है उसका यूज़ हम करते हैं डुप्लीकेट रोज़ को रिमूव करने के लिए। अगर हमारे रिजल्ट में कोई डुप्लीकेट रोज़ हैं और हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ यूनिक रोज़ देखनी है, तो उस केस में आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सप्लायर टेबल store the name and cities of the supplier and we want to see the cities where the supplier belongs to, the table may consist more than one supplier belonging to the same city, but the result of the query should not contain duplicate city name. Although यहाँ पे आपने बुक में जितना भी अभी तक पढ़ा वहाँ सप्लायर टेबल नहीं है, फिर भी इन्होंने उस टेबल एक अजम्पशन ली है कि मान लीजिए आपके पास एक सप्लायर टेबल है, उस टेबल में आपके पास जो है नेम और सिटीज़ हैं सप्लायर्स की, कि जो सप्लायर है उसका क्या नाम है और वो किस सिटी से है। तो उस टेबल में क्या होगा कि इट मे बी पॉसिबल कि कई सारे सप्लायर जो हैं वो सेम सिटी से बिलोंग कर रहे हों। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि कौन कौन सी सिटी से आपके सप्लायर आ रहे हैं, तो उस केस में अगर आप सिंपली ये कमांड दे दोगे सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर, तो सिटी वाले कॉलम में बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं रिपीटेड होंगी, लेकिन आपको उन रिपीटेड वैल्यूज़ का कुछ नहीं करना है। आपको तो सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ देखनी है कि कौन कौन सी सिटी से आपके सप्लायर आ रहे हैं, कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं जिनमें आपके सप्लायर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको डुप्लीकेट डाटा नहीं चाहिए, तो उस केस में आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। कैसे करेंगे? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर। तो जब आप ये कमांड देंगे तो सिटी वाले कॉलम की जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। इन द आउटपुट देयर वुड बी नो डुप्लीकेट रोज। आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट में कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं है।
whenever distinct is used only one null value is returned in the result। अगर आपके कॉलम में मल्टीपल नल वैल्यूज हैं तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही नल वैल्यू मिलेगी, नो मैटर हाउ मेनी नल वैल्यूज आर एनकाउंटर्ड। अगर किसी कॉलम में मल्टीपल नल वैल्यूज हैं तो नल वैल्यूज भी जो हैं वो रिपीटेडली शो नहीं होंगी अगर आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है। If we consider supplier table of chapter 15 shown in figure 15.1, then the above query will produce the output in the right। तो यहाँ पे ये 15th चैप्टर की सप्लायर टेबल की बात कर रहे हैं जबकि हम अभी 12th चैप्टर में हैं। तो कोई बात नहीं, हमने जो अभी टेबल क्रिएट किया है हम आपको उसी पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार ये करके ही दिखा देती हूँ। आपके पास ये टेबल है, आप अपनी खुद की टेबल में भी देख सकते हैं। आप देखिए स्पीशीज में आपकी कितनी रिपीटेड वैल्यू है। आपके पास कैट जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डॉग जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बर्ड 2 टाइम्स हो रहा है, स्नेक यूनिक है, हैमस्टर यूनिक है। अगर आप सिर्फ स्पीशीज को डिस्प्ले करवाते हैं, आप कमांड लिखते हैं सेलेक्ट स्पीशीज फ्रॉम पेट और आप इसे एंटर करेंगे तो आपका पूरा स्पीशीज कॉलम डिस्प्ले हो गया। लेकिन आपको इसका यूज नहीं है, आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि आपका जो भी फर्म है उसमें कौन कौन से पेट एग्जिस्ट करते हैं। तो पेट आपको चेक करना है कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम्स उनकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप सिर्फ यूनिक वैल्यूज जो है स्पीशीज की वो देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, उसके बाद कॉलम नेम, जिस कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए, फिर जिस टेबल से चाहिए फ्रॉम पेट, सेमीकोलन, एंटर। तो अब आप देखें यहाँ पे आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले हुई हैं, डेट इज कैट, डॉग, बर्ड, स्नेक एंड हैमस्टर। तो रिपीटेड वैल्यूज जो हैं वो यहाँ से रिमूव हो गई हैं। सिमिलरली ये देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, अगर मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके सामने टेबल है, स्पीशीज का हमने चेक कर लिया। अब मान लीजिए मैं डेथ कॉलम पे जो है डिस्टिंक्ट लगाती हूँ। डेथ कॉलम में आपके पास मल्टीपल नल वैल्यूज हैं, तो देखते हैं इसका हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आता है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेथ फ्रॉम पेट, तो यहाँ पे आपकी 2 ही वैल्यूज आनी चाहिए जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। तो एक तो जो आपकी डेट एग्जिस्ट कर रही है और ये मल्टीपल नल वैल्यूज हैं उसके लिए सिंगल नल वैल्यू। तो ये देखिए आपकी 2 ही वैल्यूज यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से डिस्टिंक्ट कीवर्ड की हेल्प से जो है आप मल्टीपल जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उन्हें रिमूव कर सकते हो। सिमिलरली हम देखते हैं यहाँ ऑनर में, देखिए ऑनर में आपका हेरोल्ड जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, गिवन जो है वो भी आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बैनी जो है वो आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डैने जो है वो आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम इस कॉलम पे भी डिस्टिंक्ट अगर अप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, यूनिक ऑनर्स नेम जो है वो शो कर देगा। तो हम एक बार क्वेरी चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, हमें क्या शो करना है, ऑनर नेम चाहिए हमें डिस्टिंक्ट, तो हम यहाँ ऑनर नेम मेंशन करेंगे। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑनर फ्रॉम पेट, एंटर की प्रेस की, तो ये देखिए यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट ऑनर्स जो हैं वो मिल गए, हेरोल्ड, गिवन, बैनी एंड डैने। रिपीटेड वैल्यूज जो हैं वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। तो इस तरीके से डिस्टिंक्ट कीवर्ड की हेल्प से आप यूनिक रोज को जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट in fact applies to the entire output row, not a specified field। अगर आप चाहें तो आप डिस्टिंक्ट को जो है पूरे आउटपुट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो हमने डिस्टिंक्ट अप्लाई किया, हमने सिंगल कॉलम्स जो है वो डिस्प्ले करवाए, लेकिन जब हम मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ डिस्प्ले करवा रहे हैं तो मल्टीपल कॉलम्स की जो वैल्यूज आ रही हैं उस केस में अगर आप डिस्टिंक्ट अप्लाई करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं कि पूरी की पूरी रो जो है वो रिपीट ना हो। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैन बी स्पेसिफाइड ओनली वंस इन अ गिवन सेलेक्ट क्लॉज। किसी भी सेलेक्ट क्लॉज में डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार दिया जा सकता है। इफ द क्लॉज सेलेक्ट मल्टीपल फील्ड्स, डिस्टिंक्ट eliminate rows where all the selected fields are identical। तो अगर आपने select
अगर आपने सेलेक्ट में डिस्टिंक्ट जो आपने यूज कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट को आपने मल्टीपल कॉलम्स पे एक साथ अप्लाई किया है, तो उस केस में क्या होगा, अगर उन मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू जो है वो किसी रो में रिपीट हो रही है, तो उस केस में जो है आपका वो रो डिलीट हो जाएगी। रोज इन विच सम वैल्यूज आर सेम एंड सम आर डिफरेंट विल बी रिटेन्ड। लेकिन अगर कोई रो ऐसी है जिसमें किसी कॉलम की वैल्यू सेम है, किसी कॉलम की वैल्यू डिफरेंट है, तो वो रोज जो हैं वो डिलीट नहीं होंगी। डिस्प्ले डिस्टिंक्ट स्पीशीज फ्रॉम पैट टेबल, ये आपको पैट टेबल से जो है वो करके बताया है, लेकिन ये तो आपका सिंगल कॉलम पे ही अप्लाई किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑल कीवर्ड आ गया, लेकिन आई थिंक आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड में यहाँ पे जो ये आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है कि मल्टीपल कॉलम्स पे कैसे अप्लाई करेंगे, वो आपको नहीं समझ आया होगा। तो एक बार मैं पहले ये आपको प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बुक में भी आपको यहाँ पर कोई एग्जाम्पल गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं पैट टेबल को। यहाँ पर पैट टेबल में जो है मान लीजिए हम कमांड लिखते हैं select name, honor and species। सॉरी, सिर्फ ऑनर और स्पीशीज जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं कि स्पीशीज का ऑनर जो है वो कौन कौन है। अब जब आप ये कमांड रन करेंगे तो आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, बेसिकली आप ऑनर और स्पीशीज से जो है वो क्या आउटपुट ऑब्जर्व करना चाह रहे होंगे। इस कमांड से हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे पास जो ऑनर्स हैं, उन ऑनर्स के पास कौन कौन सी स्पीशीज हैं। लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि उस ऑनर के पास उस पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ टेबल को देखिए। टेबल में आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑनर गिवन है उसके पास बर्ड है, एक बर्ड है जिसका नाम है चिर्पी, गिवन के पास एक और बर्ड है जिसका नाम है विस्लर, और गिवन के पास एक कैट है जिसका नाम है क्लॉज। तो जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके जो है 3 रोज जो है वो आउटपुट में आएंगी। एंटर प्रेस किया हमने, सॉरी 3 नहीं, बेसिकली हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो आपके सारे ऑनर और स्पीशीज आ गए। अब यहाँ पर देखिए होराल्ड के पास कैट भी है, होराल्ड के पास डॉग है, गिवन के पास कैट है, गिवन के पास बर्ड। अब आपके यहाँ पे ये देखिए ये वाला कॉलम, ये वाली जो रो है गिवन बर्ड, ये 2 बार आ रही है, जिसका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि ये सेम इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर रही है कि गिवन के पास जो है बर्ड स्पीशीज है। ये आपके लिए एक ही बार सफिशिएंट है। ये 2 बार क्यों आ रही है, क्योंकि गिवन के पास 2 बर्ड्स हैं, एक जिसका नाम चिर्पी है और एक जिसका नाम विस्लर है। बाकी सारी रोज आपकी यूनिक है, बेनी, स्नेक, डिनाय, हैमस्टर, वो सब जो है रिपीट नहीं हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिले कि एक ऑनर के पास कौन कौन सी स्पीशीज है, तो वो आप कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड डिस्टिंक्ट, दैट इज सेलेक्ट। अब आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाएंगे, और इस बार जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है वो कैसे लगाएंगे, आपको दोनों कॉलम्स जो हैं वो ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, क्योंकि आप दोनों कॉलम्स की वैल्यूज को नहीं चाहते कि वो रिपीट हों। ऑनर कॉमा स्पीशीज। फ्रॉम पेट। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि अगर आपका ऑनर, अगर आप सिर्फ ऑनर पे डिस्टिंक्ट लगाते तो आपके इंडिविजुअल ऑनर्स प्रिंट हो जाते, अगर आप स्पीशीज पे डिस्टिंक्ट लगाते तो इंडिविजुअल स्पीशीज प्रिंट हो जाती। लेकिन जब आपने ऑनर और स्पीशीज दोनों पे डिस्टिंक्ट लगाया है, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ वो रोज एलिमिनेट होंगी, वो रोज डिलीट होंगी जिसमें ऑनर और स्पीशीज दोनों की वैल्यू जो है सेम है। तो आप अगर इस ऊपर वाली टेबल में देखें
तो कौन सी रो जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिर्फ एक ही रो है जो आइडेंटिकल है, डेट इज गिवन बर्ड, ये 2 बार आ रही है। बाकी होराल्ड कैट, क्या ये कहीं पे रिपीट हो रही है? नहीं हो रही। होराल्ड रिपीट हो रहा है लेकिन वो डॉग के साथ है, तो यानी कि पूरी रो तो आइडेंटिकल नहीं है। सिमिलरली गिवन कैट, गिवन के साथ कैट है, ये कहीं भी आपका रिपीट नहीं हो रहा। गिवन के साथ बर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। सिमिलरली बेनी डॉग, बेनी जो है वो डॉग का ओनर है, ये भी कहीं आपकी रिपीट नहीं हो रही। तो इस केस में जब आपने डिस्टिंक्ट को दोनों कॉलम्स पे एक साथ लगाया है तो सिर्फ और सिर्फ वो रोज एलिमिनेट होंगी जिनमें दोनों कॉलम्स की वैल्यू सेम है। तो हम इसे एंटर करते हैं तो ये देखिए रिजल्ट में आपको यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? एरर, ऑपरेंड शुड कंटेन 1 कॉलम। यहाँ पर इसमें ये एरर क्यों आ रहा है मैं ये एक बार आपका चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है हम इन ब्रैकेट्स को एक बार रिमूव करके देखते हैं कि ये एरर जो है आई थिंक हमने जो ब्रैकेट्स लगाए हैं उसकी वजह से आ रहा है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑन अ स्पीशीज फ्रॉम पेट, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे आप देखिए गिवन बर्ड जो है वो एक ही बार आ रहा है, बाकी सारी जो है वो रोज आपकी सेम है। पहले 9 रोज डिस्प्ले हो रही थी, अब जो है वो आपकी 8 रोज डिस्प्ले हो रही है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स पे भी लगाना है तो भी आपको ब्रैकेट्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जो है डिस्टिंक्ट कीवर्ड को मेंशन करेंगे। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज की सारी क्वेरीज आपको समझ आई हो। मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपको वो कमांड्स जो है समझ आई हैं या नहीं आई, और अगर नहीं आई है तो कौन से कमांड आपको समझ नहीं आई, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।